Good morning, students. Hi, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from WGSSS Hisar. Now, we are going to study plus one accounts and chapter number 7, that is double entry system, जिसको आप हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इसके बारे में थोड़ी सी बात तो हम अपने पहले वाले टॉपिक्स में भी कर चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि पूरी अकाउंटिंग ही हमारी इस डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंट्री। क्या ये एक दो बार एंट्री करना है किसी चीज को या कुछ और है? टर्म आई कहाँ से? बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहले दी थी इटली के थे, उन्होंने दिए थे 1494 में। सोच के देखो कौन सा ईयर है, 1494। हम तो दूर दूर तक भी नहीं थे जब तक। तो 1494 में इटली के एक पर्सन थे, उनका नाम था लुकास पैसिओली। लुकास पैसिओली ने इस 1494 में इस डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की थी। उन्होंने क्या बताया इस चीज के लिए? उसके बाद जब एक बार कोई टर्म आ जाती है ना, तो उसके बाद तो उसमें काफी रिसर्च चलती रहती है, उसको और रिफाइन कर दिया जाता है। लेकिन एक शुरुआत जो की थी ना, इन्होंने की थी लुकास पैसिओली ने। एक चीज आपको और बताती हूँ कि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे छोटे छोटे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ पे देखते हैं, जिससे आपको क्या पता चलता है, जो आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। इवन आप +1 के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले टर्म किसने दी थी? लुकास पैसिओली ने दी थी। किस ईयर में दी थी? 1494 में दी थी। कहाँ के थे वो? इटली के थे, और वहां पे एक वेनिस नगर था, वहां पे वेनिस में ये रहते थे। तो चलिए बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि किसने दिया, कब दिया, है ना। अब होता क्या है, क्या बताया उन्होंने? ये नहीं करना कि डबल एंट्री है तो हम एक ही रकम की बार बार एंट्री करें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी आप एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे एंट्री क्या चीज है? कोई भी हमारी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे वो हमारी बन जाती है एंट्री। ठीक है, तो जब आप कोई एंट्री करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक डेबिट, एक क्रेडिट। मैंने पहले भी बताया था, डेबिट फुल फॉर्म DEBI की है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिखते हैं, और क्रेडिट का क्या है? CREDIT, जिसे हम CR डॉट लिखते हैं। तो ये क्या बताते हैं कि जो भी हमारी डबल एंट्री सिस्टम है ना, हर एक एंट्री के हमारे दो पहलू होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। जैसे मैंने आपको हर उसमें बोला है, मुझे कॉमर्स क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे कॉमर्स इसलिए पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। वास्तविक जिंदगी में जो है वैसा ही हम इसको कर रहे हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो हर चीज है, वो वास्तविक जीवन में एज इट इज यूज हो रही है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें ना, तो कॉमर्स के बिना कुछ भी नहीं है। हर तरफ आपको कॉमर्स का एरिया मिलता है ना। तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है। अब क्योंकि यहाँ पे अब आप सोचोगे कि मैं डेबिट क्रेडिट करवा रही हूँ और मैं कहाँ पहुँच गई, तो मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। जब हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, आप अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देते हैं। आपने अब ए का एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आ गया, बी उसका फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड है उसका। अब उसका गिफ्ट दे रहा है बर्थडे पे। उस गिफ्ट की वैल्यू क्या है? 500 रुपए, है ना। दे दिया, खुशी से दिया। मेरा फ्रेंड है, ए का फ्रेंड है, तो ए ने अपने फ्रेंड को बी को गिफ्ट दे दिया। अब क्या होता है कि बी जो है, अब ए का बर्थडे आता है,
अब बी उसको गिफ्ट नहीं देता, तो ए को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, उसे तो गुस्सा आएगा, मैंने तो इसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और इसने तो मुझे दिया ही नहीं है, गुस्सा आएगा ना। और नेचुरल सी बात है, जब नेक्स्ट टाइम अगर ए बी के बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। आप अपने आप से लेके सोचिए कि अगर आपकी फ्रेंड आपको गिफ्ट नहीं देती तो आप उसे कब तक गिफ्ट दोगे? आप एक बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप नहीं दोगे, ठीक है? या फिर आप थोड़ा सा वो भी आइडिया लोगे, क्या चीज का? अब जैसे कि क्या है कि ए ने बी को कितने का गिफ्ट दिया था? 500 रुपए का। अब बी ने क्या किया? ए के बर्थडे पे 100 रुपए का गिफ्ट दे दिया। अब ए तो सोचेगा कि भाई मैंने तो इसको 500 रुपए का गिफ्ट दिया था, इसने मुझे सिर्फ 100 रुपए का गिफ्ट दिया है, ये तो गलत है ना। तो फिर यहाँ पे एक किस्म से हम ये कहते हैं कि गिव एंड टेक का जमाना है। जितना हम देते हैं बदले में हम उतना लेने की इच्छा रखते हैं, और अगर हमें कोई नहीं देता तो हम पा के रहते हैं उस चीज को, या नेक्स्ट टाइम फिर हम वो काम ही नहीं करते जिसमें हम जितना दिया है, अगर बदले में हमें उतना नहीं मिलता तो हम वो काम ही नहीं करते, ऐसा होता है। तो सेम यही रूल हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जितना हम डेबिट है, मान लो किसी ने किसी को दिया तो एक देने वाला एक पाने वाला, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। तो आ गया ना रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कि भाई जैसे हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, गिव एंड टेक का जमाना है, जितना देते हैं उतना लेते हैं। चाहे आप देखो सामान को देख लो, आपको कोई भी आप सामान खरीदते हो, आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 50,000 रुपए का आपका रेफ्रिजरेटर आया, तो आप बदले में फ्रिज ले लो। अगर आपको 50,000 के बदले में वो 30,000 का रेफ्रिजरेटर दे दे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे आप उसे एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपने उसको 50,000 रुपए दिए हैं, और आप 50,000 रुपए के बदले में अगर उससे कहोगे कि मुझे तुम 1,30,000 का दे दो फ्रिज, तो क्या शॉपकीपर आपको देगा? क्यों देगा वो आपको? आपने उसको 50,000 दिए तो वो आपको 1,30,000 की चीज क्यों देगा? नहीं देगा, ठीक है ना। तो बराबर का है, जितना आप डेबिट करते हो उतना ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। तो ये चीज हमारी इसमें हम पढ़ेंगे अभी कि दोनों तरफ का जो है कि एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और दूसरा हमारा क्या है? क्रेडिट है। तो इसीलिए एक बात भी कही गई है यहाँ पे, जिसको हम कर रहे हैं अभी, कहते हैं एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। क्या है? हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। कि जिस तरह हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, उसी तरह से हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। तो समझ आया स्टूडेंट्स? जैसे कि अब हम यहाँ पे अभी आपको एंट्री करनी नहीं आएगी, अभी आपको कुछ नहीं आएगा, तो अभी आप इसको चलते चलिए। जब धीरे धीरे थोड़ी सी टर्म्स आपको समझ में आएगी ना, तो फिर मैं उसका आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगी कि भाई कौन से 2 खाते हैं, कैसे एक एंट्री का 2 पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे सिंपल सा देती हूँ। मान लो हमने क्या किया, मोहन को हमने 1,00,000 रुपए दिए, कैश पेड टू मोहन 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या चीज है, कौन से 2 अफेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे 2 अफेक्ट कौन से हो रहे हैं? एक तो हो रहा है मोहन, क्यों? क्योंकि मोहन को रुपए मिले हैं। अब मोहन को मिला क्या है? रुपए। तो एक कौन सा हो गया? कैश। अब अमाउंट दोनों में कितना आएगा? मोहन को कितने रुपए मिले? 1,00,000 रुपए। हमने कितना कैश दिया? 1,00,000 रुपए। तो देखा कि अगर एक ट्रांजैक्शन थी उस पे 2 खातों पे प्रभाव पड़ा, एक मोहन था, दूसरा कैश था, और दोनों पे अमाउंट भी कितना था? सेम था। कुछ केसेस में ऐसा नहीं कि एक ही एंट्री के 2 ही खाते होते हैं, कई बार 3 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना वो क्या होगा? एक डेबिट होगा और एक
क्रेडिट होगा। अगर खाते ज़्यादा भी होंगे तो भी क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ों का जोड़ जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी फीचर्स की, तो फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एक तो स्टूडेंट्स जब भी आप अकाउंट्स करते हैं तो सबसे पहले अगर आप लेक्चर भी सुन रहे हो, आप ये वीडियो भी सुन रहे हो ना, तो आपका कॉपी पेन खुला हुआ होना चाहिए। अपने आप को ये इमेजिन करिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको टीचर समझा रहा है और आपको नोट डाउन करना है। हर कोई आपको बुक में से ही पढ़ा रहा है। प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो तो वही रहेंगे जो हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है बताने का। हम आपको अगर इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं तब भी आप हमें सुन रहे हैं ना, नहीं तो बुक्स तो आपके पास भी थी, आप घर पे बैठ के खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बारीकियां चीज़ें हैं जो हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बच्चों को इस तरीके से समझ आ सकते, हम वो समझा रहे हैं, तो उसे उस लैंग्वेज में लिखिए। मीन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज में लर्न करना है, कुछ भी करना है, नहीं। आपको जो समझाया जा रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए और उसे पेपर में लिखिए। मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कट होते, बहुत अच्छे नंबर आते हैं और फिर अकाउंट्स और बिजनेस करने में मजा भी बहुत आता है। ठीक है, तो फीचर्स हमारी क्या हो गई इसमें। अब सबसे पहली फीचर्स कि ये दो खातों को प्रभाव करता है ना। हम क्या कह सकते हैं, अफेक्ट टू अकाउंट्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड है ना, बार बार आएगा अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, तो हम इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं, A/C। अगर एक अकाउंट है तो A/C, और अगर हम कई सारे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 अकाउंट्स हैं, तो A/C और साथ में छोटा सा S, कि क्या बन गई है, हमारे अकाउंट्स हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या चीज का हो गया कि ये दो खातों को हमारा प्रभावित कर रहा है। दूसरा ये क्या लेकर चलता है, इसमें ये करता है रिकॉर्ड जो भी है पर्सनल एंड इम्पर्सनल, जो भी आपके आइटम्स हैं वो उन दोनों को लेता है। पर्सनल मीन्स क्या है, व्यक्तिगत, जैसे राम श्याम मोहन, ये सब क्या है हमारे पर्सनल। इम्पर्सनल जो व्यक्ति नहीं है, अब व्यक्ति कौन सा नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं कैश की है, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, हम बात कर रहे हैं लैंड की, है ना, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो ये क्या चीजें, ये क्या कोई व्यक्ति है, नहीं है ना ये कोई व्यक्ति, तो लेकिन हम फिर भी इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ये दोनों ही चीजों को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तीसरा इसका क्या है, इसके अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ये अपने स्पेसिफिक रूल्स पर चलता है। अभी वो रूल मैं आपको करवाने शुरू करूंगी, तो जब आप देखोगे कि ये रूल्स पे चलता है, जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ भी करते हैं ना, वो हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, उस रूल से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जब क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, डेबिट हमेशा किसके इक्वल होता है, क्रेडिट के। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, शुरू में मैंने एक करवाया था आपको अकाउंटिंग साइकिल, उसमें हमने क्या किया था, एक हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बुक्स में अपने जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं उनकी एक्यूरेसी है या नहीं, हम उनको चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में अगर आपका जोड़ इक्वल आ जाता है दोनों साइड्स का, तो इसका मतलब आपने सही लिखा है, वरना नहीं लिखा। लेकिन कई बार क्या चीजें होती हैं कि उसमें भी आप कुछ भूल जाते हो। क्या भूल सकते हो उसमें आप, जैसे ट्रायल बैलेंस में भी अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये एक्यूरेसी है ना, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे कई अशुद्धियां फिर भी हमारी रह जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कोई भूल गए, कुछ लिखना ही भूल गए, तो यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा, भूल की अशुद्धि। अब वो क्या है, जब आपने कोई एंट्री ही नहीं काउंट करी तो आपका टोटल तो मैच हो गया,
लेकिन गलती तो आपकी फिर भी है ना। अब हो सकता है कि आपने कोई प्रिंसिपल की गलती कर दी हो, आपने कोई प्रिंसिपल ही गलत लगा लिया हो, आपका ये भी हो सकता है यहाँ पे कि एरर ऑफ कंपनसेशन हो। अब कंपनसेशन का क्या मतलब है? कंपनसेशन का मतलब होता है जैसे कि आपने कहीं पे 500 रुपए डेबिट करने थे, ठीक है, आपने कितने कर दिए? 50 रुपए। और एक जगह जहां हमने 50 करने थे वहां कितने कर दिए? 500 कर दिए। तो गलती तो थी अकाउंट्स में, लेकिन हम उसको ढूंढ ही नहीं पाए। तो ऐसी 3-4 जो गलतियां हैं ना, हम फिर भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है बहुत बेटर है, आपको अच्छे से क्लियर कर देता है हर चीज़ को, स्टेटमेंट बड़े ढंग से पता चलती है। हम फिर भी काफ़ी हद तक ये मान के चलते हैं कि इसमें आप फ्रॉड नहीं कर सकते। फ्रॉड दूर होने के भी काफ़ी वो है, एक साइंटिफिक मेथड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अपने इसके जो भी है रीजंस हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब कुछ है इसका, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम करेंगे ना अपना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो इसमें बताया गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना, दैट्स ऑल।